हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसतुल्लाह ख़ान हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। आज की ख़बर बड़ी तो यही थी कि कोरोना के 3,946 केसेस आए हैं, जो अब तक जब से कोरोना पाकिस्तान में आया है तीसरी बड़ी फ़िगर है। और जो इन्फेक्शन रेट है वो 10% से तजावुज़ कर गया है। बल्कि मैं रावलपिंडी का पढ़ रहा था तो 24 घंटे में जो रेशो है वो 39% है। 39% पॉजिटिविटी का। और लाहौर, पेशावर 18%, उसके बाद फैसलाबाद और जो पंजाब के दूसरे शहर हैं, खासा ओवरऑल पंजाब में जो एवरेज है वो 15% से तजावुज़ कर गया है। और ज़्यादातर ये यूके वेरिएंट की वजह से Exactly. है, जैसे आप असद उमर में बता रहे थे। मगर आज आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनको भी कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया था 20 मार्च को, और सबने दुआएं की, हमारी भी नेक ख्वाहिशात थी। मगर आज सोशल मीडिया पर जो वज़ीर इत्तलात हैं सेनेटर शिबली फराज, उन्होंने वज़ीर आज़म की एक तस्वीर शेयर की बनी गाला में, जिसमें वो उनके मीडिया टीम के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। उस पर ख़ासा तूफ़ान मच गया और सोशल मीडिया पर ख़ासे लोगों ने, और ये अक्रॉस पार्टी डिवाइड था, इंसाफियंस ने भी, और जो ज़ाहिर है जलते हैं वो तो करेंगे ही कुछ ना कुछ। मगर ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि ये तरीक़ा सही नहीं है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं, वो क्वारंटीन में हैं, और क्वारंटीन के SOPs में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जब क्वारंटीन में हो तो कोई विज़िटर अलाउड नहीं है। मगर वो एक विज़िटर नहीं, 2 नहीं, बल्कि अपने 5 जो मीडिया टीम के साथी थे उनसे मुलाकात कर रहे थे। मिलिट्री सेक्रेटरी भी उनके पास बैठे हुए थे, मास्क सबने पहने हुए थे, फासले पर भी बैठे हुए फासले पर भी बैठे। लेकिन अगेन पॉइंट है कि ये आपको करना, अच्छा 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो मैं मानता हूँ कि यू कैन नॉट टेक अ ब्रेक जब आप वज़ीर आज़म होते हैं, बहुत अहम काम होते हैं आपके। मीडिया टीम से मिलना शायद उनमें शामिल नहीं है। एक और जो इसमें एंगल बनती है कि अक्सर मीडिया की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी कहना ज़रूरी है कि अक्सर तनकीद की जाती है हमारे पर, बिल्कुल जायज़ की जाती है कि आप बड़ी नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी ही फैलाई जा रही है, लेकिन शायद मीडिया वाली नहीं, कोविड वाली। चले वो एक अलग बात है। काश कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती इस दुनिया में कि आप वर्चुअल मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? क्योंकि जूम, स्काइप, इन तरह की चीज़ों के नाम मैं सुनता रहता हूँ। या जिनको दुनिया में लीडर्स को पॉजिटिव आया था, उन्होंने वर्चुअली टेक्निक इस्तेमाल की, और आपने देखा जूम पे मीटिंग्स होती रहीं, सारा कुछ होता है। और हमारे यहाँ भी खासी हद तक जो वज़ीर तालीम की मीटिंग होती है, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का डिसाइड होता है, वो भी जूम पर ही होती है, और तमाम लोग NCOC उसको फॉलो कर रहे हैं। मगर वज़ीर आज़म की तरफ से आने का मकसद ये है कि जब कौम का लीडर ही एक चीज़ को ये बात वाज़े कर रहा है कि वो पॉजिटिविटी के बावजूद जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो मिल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें वो तो है। अच्छा, इसकी टेक्निकलिटीज़ पर भी आते हैं, लेकिन पहले मतलब मैं ये जब से ये तस्वीर देखी है तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे सोच क्या थी। अगर मैं इसके साथ सोच का लफ्ज़ मैं अपना वर्जन, चलें आप समझा दें। चलें ठीक है, आप समझा दें यार। मैं समझाऊं? समझाएं। एक तो मसला ये है कि आप लोगों को बहाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर, आप लोग ताक में लगे रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसी वैसी बात करें। भाई, उनका जो हर काम है उसको आप ध्यान से देखा करें। आपको याद होना चाहिए कि जब फर्स्ट वेव थी तो प्राइम मिनिस्टर मास्क नहीं लगाते थे। आपने जितनी भी तस्वीरें देखी हो मार्च, अप्रैल, मई, जून की, नहीं लगाते थे। तो उन्हें कह के तो अब वो मुस्तकिल एक तो मास्क लगाने लगे हैं, और थर्ड वेव ज़ाहिर है उससे ज़्यादा लीथल है। दूसरी बात यह है कि ये जो मीडिया टीम को से मिल रहे हैं, ये एक्चुअली बता रहे हैं कि लोगों को किस तरह मौसर तरीके से कोरोना के ख़िलाफ़ जो एहतियाती तदाबीर हैं उनसे आगाह करना है। ये मकसद था मीडिया टीम से मिलने का। उन्होंने कोई काबीना के इजलास की सदारत नहीं की, सिर्फ मीडिया टीम से मिले हैं। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर दुनिया के पहले हमारे रहनुमा हैं जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया था। ये बात आप मत भूलें। पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने आज स्मार्ट क्वारंटाइन इंट्रोड्यूस कराया है, और इस लिहाज से
ये दुनिया की पहली क्वारंटाइन मीटिंग है, इसको आप हल्का मत लें। दूसरी बात यह है कि अगर आप तस्वीर गौर से देखें तो WHO की जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी रोशनी में ये मीटिंग हो रही है। 6 फुट का फासला है, सब ने मास्क लगाए हुए हैं। और एक बात जो आप साइंटिफिक बात कर रहे थे, तहकीक से साबित हुआ है कि 7 दिन बाद जो वायरस होता है उसकी लिथैलिटी ख़त्म हो जाती है, ब्यूट या इम्पोर्टेंट टाइप कोई चीज़ हो जाती है वो। तो ये सारी बातें इनको भी आप पेश नज़र रखें। हमारे वज़ीर आज़म स्मार्ट थे, स्मार्ट हैं और स्मार्ट रहेंगे। वो नहीं घबरा रहे, आप क्यों घबरा रहे हैं? जी शुक्रिया शिबली फराज साहब। और आगे बढ़ते हुए अगेन देखें, ठीक है यार, एक इम्प्रेशन जो जाता है इस तस्वीर से, और एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी हो जाए हम अपने काम पर लगे हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि अच्छा ठीक है, आपने मीटिंग की, आपने की, तस्वीर को पोस्ट करने का मकसद ये है कि जी हम दिखा रहे हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब सीरियस नोट, सॉरी वसत, ये वो मुल्क है जिसमें मेरे ख्याल है कि तकरीबन 15 से 20% लोगों को तो अभी तक यकीन नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है। दूसरी बात है कि जिनको पता भी है कि कोरोना घूम रही है वो भी कोई मास्क वास्क पहन के या कोई एहतियात नहीं कर रहे होते। 23% वैक्सीन पे बिलीव 23% वैक्सीन पर नहीं बिलीव करते। वो तो चलो, वो तो कहते कोविड ही कुछ वो नहीं है, कोविड ही नहीं है तो वैक्सीन क्या किस चीज है यार? वो की तो मतलब वो बंदर की डीएनए है और मतलब रिमोट कंट्रोल की तरह चिप चला देंगे। बिल गेट्स को आपके ऊपर पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है जी। बिल गेट्स के पास माना बहुत नोट है, लेकिन आप इतने वर्थवाइल नहीं है कि आपके अंदर चिप जाएगी। मैं भी नहीं हूं, ऐसी कोई बात नहीं। बेचारा फिर भी कर रहा है, फिर भी कर रहा है यार। देखो कितना ये होती है बड़ापन। तो पॉइंट है कि आप इससे इसको करने के सामने आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? मुझे इस बात की अगेन मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि वैसे ही लोग एहतियात नहीं कर रहे। ऊपर से आप ये मैसेजिंग देंगे तो जिसने करनी भी है वो भी कहेगा कि यार कोई बड़ी बात आम आदमी तो देखें जी, ये तो इनको कोविड पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि मैं और लोगों की बातें नहीं कर रहा यार। हर दिन हमें NCOC की अपडेट आती है, हर दिन बेचारा असद उमर साहब ट्वीट कर रहे होते हैं कि अल्लाह के वास्ते एहतियात कर लें, अल्लाह के वास्ते एहतियात कर लें, इतनी पॉजिटिविटी बढ़ गई, इतने लोग बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज की आप अपनी वेबसाइट पर जाएं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई क्वारंटीन में है तो एक तो लोग आना नहीं चाहिए घर, मिनिमाइज करें, मिनिमाइज का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, एंड क्वारंटीन्ड पर्सन शुड नॉट इंटरैक्ट विद द विजिटर्स। अच्छा, अब जाहिर है कि हर फोरम पर यही सवाल पूछा गया है, तो इफ्तिखार शिराजी जो हमारे कॉलीग भी हैं, उन्होंने भी अपने शो में ये सवाल पूछा और उनको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जवाब मिला। मैं चाह रहा हूँ कि एकदम आप सुन लें, जस्ट सुना दें जी। लेकिन जो नैब ने वजूहात बताए हुमायूं साहब के कोविड की वजह से, लेकिन खुद इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जिनका कोरोना पॉजिटिव है, आज वो एक बंद कमरे में इजलास की सदारत कर रहे थे सर। तो हुकूमती एंड पे तो रवैये बड़े गैर जिम्मेदाराना है, बड़ी तनकीद हो रही है सर। तो ये दोहरा मयार किस तरह, एक तरफ मफाद आमा में ये फैसले कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद प्राइम मिनिस्टर उस SOPs की वॉयलेशन कर रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली जब आप पॉजिटिव टेस्ट होते हैं तो उसमें चंद दिन होते हैं जिसमें आदमी कंटेजियस होता है और उसको एहतियात बरतनी पड़ती है। आई एम श्योर कि अब प्राइम मिनिस्टर गालिबन उस मुझे एग्जैक्ट अभी नौयत नहीं पता डेट्स की, लेकिन उस फेज से निकल चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने ये इजलास किया है। वो अब कंटेजियस स्टेज पे रहे नहीं, वो फैला नहीं सकते। सर आज की परेड में तो इस बुनियाद पे नहीं है जो वजूहात अवाम को बताए गए कि आज वो 23 मार्च की परेड जो आज हुई है उसमें शरीक इस बुनियाद पे नहीं हुए कि उनका कोरोना पॉजिटिव है। बट इजलास में आपको लगता है कि वहाँ पे अब वो खतरनाक सूरत हाल से बाहर आ गए, अगर आ गए तो आज परेड में भी आ जाते सर। इतना बड़ा दिन था आज, पूरी मुसल्लह फौज की क़यादत, सदर पाकिस्तान, इवन के फॉरेन डिग्नेटरीज, सब कुछ सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे। देखिए, परेड पे ना आना हो सकता है। आई मीन बेयर इन माइंड प्राइम मिनिस्टर इज इन रिकवरी स्टेज। आपने सुना हुमायूं अख्तर साहब को, वो कह आज़म रिकवरी स्टेज पर हैं। हमारे साथ ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने। वेलकम टू द शो शिबली साहब। आपने ये तस्वीर ट्वीट की वज़ीर आज़म की मीडिया टीम के साथ, उस पर सोशल मीडिया पर अक्रॉस पार्टी डिवाइड एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या क्वारंटीन में मौजूद जो
शख्स होता है, क्या उसको इस तरह मिलना चाहिए? क्योंकि हमारी अपनी NCOC की हेल्थ गाइडलाइंस जो हैं या इंटरनेशनल WHO की गाइडलाइंस वो ये कहती हैं कि क्वारंटीन वालों को विजिटर्स से नहीं मिलना चाहिए। मीटिंग जूम पर भी हो सकती थी। प्रॉब्ली जी, अगर आप इसको अगर उसमें पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो मे बी यू आर राइट। ठीक है, तो ये इसलिए शिबली साहब हम कह रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म हैं और हुकूमत ने बहरहाल इस सारे सूरत हाल को बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया है। इस तरह की तस्वीर से एक गलत मैसेज जाता है आम आदमी को, जो ये समझेगा कि अगर वज़ीर आज़म बीमारी के बावजूद मिल रहे हैं तो उनको भी फिर SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, जो आपका व्यू पॉइंट है। आई थिंक के इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो बेसिकली जो जनरली जो एक हमारा वो रहा है एक डिसिप्लिन और एक हमारा जो एक हिकमत अमल रही है, और जिसकी वजह से हम पहली लहर में हम काफ़ी कामयाब हुए। तो आई थिंक मे बी इन हाइंडसाइट मे बी आई शुड नॉट हैव। चलें, अच्छा ठीक है वजीर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट शिबली साहब, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है। एक सवाल ये है फराज साहब, किसी ने तो बताया होगा प्राइम मिनिस्टर को, शायद इशारा भी दिया हो कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, किसी ने बताया तो होगा ना उन्हें। जी शिबली साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसमें कि इसको हाईलाइट, क्योंकि एक तो ये था कि काफी डिस्टेंस पे हम बैठे हुए थे। पिक्चर प्रॉब्ली डज नॉट रिफ्लेक्ट दैट, but the fact is that it was a huge room with open windows and open doors, but मतलब है कि इस पे तो जाहिर है कि I would not like to give arguments। सही है, मतलब point taken, and हम प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिल्कुल। तो दूसरा सर, वज़ीर आज़म का सेकंड टेस्ट, अब जो फर्स्ट टेस्ट होगा दोबारा, वो अंदाज़न 5 से 6 दिन के बाद होता है, तो आज हुआ या कल होगा, क्या है? मेरा ख्याल है कि जी कल होगा। ओके, ठीक है। चलिए शिबली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और बस एक छोटी सी एक सजेशन है कि अगर इन द फ्यूचर इस तरह की मीटिंग्स जूम पर हो जाए, मुझे पता है कि 10-11 दिन बाद यू आर नो लॉन्गर इन्फेक्शियस, लेकिन जाहिर है कि पब्लिक में जो इंप्रेशन जाता है, और आप खुद एग्री कर रहे हैं, तो इसके बात पे और मजीद बात करने की क्या है। मैं बस एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपको 100% नहीं पता होता आमाद किस दिन से शुरू हुए हैं, तो एक जो रूल ऑफ थंब बनाया हुआ है, जो डॉक्टर फहीम यूनुस, उनसे भी अक्सर हमारी बात होती है, तो वो कहते हैं कि टेस्ट के 10 दिन बाद आप ये हिसाब लगा लें कि टेस्ट के 10 दिन बाद, या अगर बहुत एहतियात करनी है तो 14 दिन बाद, फिर आप आराम से घुल मिल सकते हैं। और इवन इफ यू आर स्टिल पॉजिटिव टेस्ट, ये है कि पॉजिटिव के बाद अमूमन 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है 5 से 7 दिन के बाद, और दूसरा टेस्ट 14वें दिन होता है, ताकि अगर दोनों नेगेटिव आते हैं तो आपको ट्रीट किया जाता है कि आप सेहतयाब हो। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यू कैन बी पॉजिटिव एंड नॉट इन्फेक्शियस एट द सेम टाइम। ये भी है, तो काफी इसमें टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। एनीवे जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे। वेलकम बैक। और आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में जो बल्दियाती इदारे थे उनको 21 माह तक वो मुअत्तल रहने के बाद उनको बहाल कर दिया है, और कहा है कि जिस तरह से उनको मुअत्तल किया गया था वो उसका मवाजना किया गया है 58(2)B के साथ, जो कि आपको पता है एक मुतनाज़ा शिक थी पाकिस्तान के आइन में, जिसके तहत असम्बलियाँ बर्खास्त की जा सकती थी बाय प्रेसिडेंट, हेयर बाय गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। तो ये जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, आते ही उन्होंने पंजाब में बल्दियाती निज़ाम को सस्पेंड कर दिया था, और ये कहा था कि वो असली और वड्डा जो है बल्दियाती सिस्टम लेके आएंगे। उनका ये ज़ाहिर है, इस बात पर किसी में इख्तलाफ नहीं है कि बल्दियाती निज़ाम इस मुल्क के पॉलिटिक्स के लिए जो है वो बुनियाद है। अगर वो नहीं होगा, गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, एवरीथिंग, सब कुछ यही है। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम 6 महीने के बाद जो है
तहरीक इंसाफ की हुकूमत बुज़दार साहब थे, तो उन्होंने कहा 6 महीने के बाद इंतखाबात कराएंगे। वो 6 महीने से बढ़ के 1 साल मज़ीद उन्होंने मांगा। उसके बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने करना था, मगर बीच में कोविड हो गया। और उसके बाद अब जो है बकौल उनके कि इमरान खान साहब ने 24 मार्च को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जो इजलास है उसमें वो फ़ैसला करना था, मगर क्योंकि खान साहब कोविड पॉजिटिव हो गए हैं लिहाजा वो फ़ैसला नहीं कर पाए। तो मगर अदालत ने उनकी इस्तदा नहीं मानी। उन्होंने कहा आपने 21 महीने पहले लगा दिए हैं और उसके बाद आप ये लेकर के आ रहे, तो बेहतर है आप बहाल कर दें, क्योंकि अब 9 महीने रह गए हैं। दिसंबर 2021 में वैसे ही बलदियाती हुकूमत ख़त्म हो जाएगी पंजाब की, तो वर्चुअली 21 महीने तकरीबन 2 साल तक समझ लें कि सस्पेंड कर दी गई। और उसकी वजह ये भी थी कि बलदियाती जो हुकूमत थी वो 56,000 काउंसलर्स और जो मेंबर्स थे उन पर मुश्तमिल है और ख़ासी बड़ी तादाद थी, और वो नून लीग की ज़्यादातर उसमें मेजॉरिटी थी। जो लाहौर के मेयर थे ख्वाजा हसन, वो भी ज़ाहिर है उनका ताल्लुक नून लीग के साथ पॉलिटिकली रिस्की था। लोकल बॉडीज मगर ये एक चीज़ बार बार वुसत साहब और ज़रार दोनों से में, जब आप किसी चीज़ को डीरे देते हैं और ये कहते हैं कि हम रिफॉर्म के साथ नई चीज़ लाएंगे, तो बेसिकली आपके पास पहले वो रिफॉर्म होना चाहिए, आपके जहन में हो लेकिन पेपर पर भी होना चाहिए। यहाँ हमने ये देखा कि आपने कर दिया, और इस बात में कोई शक नहीं, आपने अच्छी नीयत से किया होगा कि चले जी हम वो कर लेते हैं, मगर बाद में जिस तरह से आपने तवालत दिया। आपको याद है जी सर, आपको याद होगा कि जब खान साहब की हुकूमत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद थी, तो उन्होंने जो एक बलदियाती इस्लाहात वहाँ की थी उसको बड़ा उन्होंने पब्लिसाइज किया था, मार्केट किया था कि देखें जी हमें तो कोई इशू नहीं है और हमारी मिसाल को बाकी 3 सूबे जो हैं वो भी फॉलो करें। तो जाहिर है कि बाकी 3 सूबों के पास कोई जवाब नहीं था। जो शरीफ फैमिली थी उसने जो बलदियाती इदारे हैं उनके साथ जो किया उनको बिल्कुल ही लिटा के रख दिया था। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि पंजाब में अब कम अज़ कम वो जो एक डंक निकाला गया है तो इख्तियारात की थोड़ी बहुत तकसीम होगी, लेकिन हुआ पता है क्या है, इसलिए पंजाब में उन्होंने तोड़े बलदियाती के किसी भी ज़िले में पीटीआई की कोई बलदियाती हुकूमत नहीं थी। पंजाब में कोई मेयर और डिप्टी मेयर पीटीआई का नहीं था, मेजॉरिटी थी मुस्लिम लीग नून के काउंसलरों की या मेयर्स की और डिप्टी मेयर्स की। तो जाहिर है कि उन्हें ये खदशा हुआ कि लाहौर में तो ठीक है बुज़दार साहब की और सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन होगी, लेकिन निचली सतह पे अगर हम इंटरेक्ट रखते हैं तो ये नून लीगी जो हैं ये हमें तंग कर सकते हैं। तो बेसिक बात ये थी। तो फिर उन्होंने कहा जी 6 महीने में हम रिफॉर्म ले आएंगे। अच्छा, रिफॉर्म ले आएंगे ये अजीब बात है। पहले अगर वो रिफॉर्म का मुसव्वदा ले आते कि जी हम 6 महीने के अंदर इन पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो फिर वो एक अलग बात होती। तो ले आएंगे तो फिर वो तो फिर ज़ियाउल हक ने भी 90 दिन में इलेक्शन कराने थे। बिल्कुल, कोविड का भी मिसाल दी तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, उन्होंने कहा कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि आप जो है अवाम को उनके नुमाइंदों से महरूम नहीं कर सकते। अब मुझे बात बताएं, ये मुझे पता कि ब्रेक लेनी है, ये एक पिटिशन गई थी जी राइट, क्या अब हर सूबे में एक पिटिशन नहीं? देखिए सिंध में जो है वो आपको पता है लास्ट ईयर उन्होंने मुद्दत ख़त्म की, तो लेकिन वहाँ पर भी आपको पता है सिंध हुकूमत और बलदियाती इदारों का फड्डा चलता रहा, क्योंकि वहाँ MKM के पास था, वो उनके पास था, इख्तियारात नहीं देते। तो मेरे ख्याल में अब एवरीथिंग इज़ बैंकिंग ऑन के CCI की जो मीटिंग अब जो भी होती है, जो अब 7 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, उसमें डिसाइड होगा। अगर कड़वा घूंट पी के अगर करा ही दे ना तो मुल्क के लिए बेहतर, बिल्कुल मुल्क के लिए, और अगेन सियासतदानों के अपने लिए बेहतर होता है, क्योंकि हर लेवल पर इसके खिलाफ कोई आर्गुमेंट नहीं है। क्योंकि आपको हुकूमत के बाद जो गवर्नेंस के हवाले से गाली पड़ती है वो इसीलिए पड़ती है कि आपने लोकल लेवल पर गली मोहल्ले का काम नहीं करवाते, आप जो है ना दूसरे चीज़ों में पड़े रहते हैं। यही है। तो बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आज भी हम बात करेंगे PK 83 और 3 की क्रैश के बारे में, क्योंकि कल हमने बात की थी आदिल रहमान साहब से जिनके वालिदैन उस हादसे में शहीद हुए थे। उसके बाद फिर PIA ने हमारे से कांटेक्ट किया और कहा कि जी हमारा भी आप मौक़िफ़ सुन लें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ ख़ान साहब जो तर्जुमान हैं ऑफिशियल PIA की। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अब्दुल्ला साहब। अब
बहुत बातें की हैं जो विक्टिम्स की जो फैमिलीज़ हैं। आदिल रहमान साहब तो एक हैं, लेकिन मैं बाकियों के साथ भी राब्ते में हूँ। एक बात जो बार बार की जाती है वो ये है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है शायद विक्टिम्स की फैमिलीज़ और PIA मतलब अथॉरिटीज़ के बीच में। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी रेगुलरली आपका राब्ता होता है विक्टिम्स की फैमिलीज़ के साथ? देखिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आपका शो जो है, आई एम रियली अ फैन ऑफ दिस शो। देखिए, राब्ता तो उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। इनफैक्ट मैं पर्सनली तो जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं हम उनके साथ इंगेज रहते हैं कि कोई ना कोई हमारी बातचीत चल रही होती। आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज हियर इज व्हिच वी अंडरस्टैंड फ्रॉम PI साइड इज द ट्रस्ट डेफिसिट। We understand the bitterness of the families. We understand कि they have been through a lot. वहाँ पे उनके गम का अंदाजा शायद मैं और आप शायद नहीं कर सके। उस पूरी चीज बहुत सारी बिटरनेस है जो कि उनकी तरफ आ गई है। We try to engage them. पहले डायरेक्ट लेवल के ऊपर हमारा कांटेक्ट हुआ करता था। हमारी टीम जो थी वो फैमिली असिस्टेंस यूनिट वाले या इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर वाले वो करते थे। देन दे वांटेड टू एस्केलेट द मैटर, फिर CO दरमियान में इन्वॉल्व हो गए। देन फिर वहाँ पे ट्रस्ट थोड़ा सा नहीं हुआ। अब नाउ इट्स एट द लेवल ऑफ गवर्नर सिंध जो कि आप खुद इस पूरी चीज़ के ऊपर देख रहे हैं। तो मसला एंगेजमेंट का नहीं है, मसला ट्रस्ट डेफिसिट का। आई थिंक दरमियान में बहुत सारे लोग स्पॉयलर्स के तौर पे इसके अंदर शामिल हो गए और वो दे वांट टू प्रोवोक दिस होल सिचुएशन। और कुछ ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी हैं जो कि इस पूरी चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मसलन तो ये चीज़ है जो होगी। मसलन कौन? देखिए, कुछ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हमारी कुछ एसोसिएशंस हैं वो इसके ऊपर आती हैं। प्लस पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो आपको पता है वो होती ही रहती है। सिंध गवर्नमेंट के सिंध के ऊपर जो अपना एक पॉलिटिकल सिनेरियो वो आपको भी हमें हमसे ज़्यादा बेहतर आप तौर के ऊपर जा सकेंगे। तो स्पॉयलर्स हैं जो कि इस पूरी चीज़ के ऊपर कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, सॉरी मैं आपको यहाँ आपकी कता कलामी माफ़, लेकिन देखिए अगर कुछ मौका दिया जाता है ऐसा, मसलन उनकी अगर आप डिमांड्स को देख लें, अभी तक हमें नहीं पता कि जो डिटेल रिपोर्ट है क्रैश की, जाहिर है सबसे बड़ा, अगर खुदा ना करे मेरा कोई रिलेटिव, आपका कोई रिलेटिव या ज़रार को कोई रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव जहाँ बाग हुआ है, तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, क्या गलती हुई थी। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है डिटेल्ड, उस बारे में थोड़ा बताइए कि क्या किस मरहले में है वो। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक चीज़ जो हमें भी उसकी समझ आती है वो ये आती है कि दे आल्सो नीड क्लोजर। उनको भी ये चीज़ मालूम करनी है ताकि उनका ग्रीविंग का पूरा वो प्रोसेस ख़त्म हो सके। जो इनकी इस टाइम पे जो रिपोर्ट है, जो इसकी फाइनल क्रैश इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी, वो इट इज़ इन प्रोसेस ऑफ बीइंग कंपाइलिंग। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उन्होंने दे दी थी, वो आपने देख ली थी। उस पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आइडियली तो इसको जो है साल डेढ़ के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन नॉर्मली आप ये देखते हैं कि इसमें 3 साल का तक लग जाता है। क्योंकि इसमें हमारा कोई डायरेक्ट वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिकॉज देखा जाए तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और हम एक स्टेक होल्डर है इसके ऊपर, तो वी कैन नॉट इन्फ्लुएंस दोज इन्वेस्टिगेशंस। इंटरनेशनली जो इस तरह की चीज़ होती हैं तो हम भी क्वाइट फ्रैंकली एंड विद होल सिंसियरिटी में आपको बात बता रहा हूँ, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आ जाए, ताकि अगर कोई इस किस्म की लूप होल है, अगर कोई इस तरह की सेफ्टी के ऊपर चीज़ है जो कि हमें इमीडिएटली एड्रेस करनी है, हम भी कर दें। और हम भी उनके साथ इंतजार कर रहे हैं। और अभी तक जो उनकी लास्ट जो हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी, तब भी यही डिसाइड, जब भी सिविल एविएशन वालों ने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थी, उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद इसमें मैं बहुत सेफ एस्टिमेट बताऊंगा, अराउंड 3 इयर्स का शायद अरसा लग जाए। अच्छा, अब अब्दुल्ला साहब मसला इसमें पता है क्या है, और ये बात कल ही मुझे पता लगी थी और आज इसमें मजीद कुछ थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन सामने आई है कि जो फर्स्ट ईयर लाइबिलिटी पेमेंट जो बाय लॉ देनी होती है, राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो थी 50 लाख और फिर मेरे ख्याल है कि शायद वज़ीर आज़म साहब के कहने पर उसको 1 करोड़ कर दिया, राइट। अच्छा, अब ये हक है, करेक्ट अब्दुल्ला साहब, ये तो करना ही होता है ना। तो उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट मेरे सामने आई है RDA क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन वाली। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जी अगर आप ये साइन करें और आप इंश्योरेंस लें, जो उनका हक है, कानूनी हक है, उनको मिलनी ही है, तो फिर इसका मतलब है कि आगे जाते हुए आप PIA
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिविल एविएशन अथॉरिटी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, मैन्युफैक्चरर्स मतलब प्लेन के किसी भी पुर्जे के मैन्युफैक्चरर्स या एयरबस, सर्विस मेंटेनेंस प्रोवाइडर्स और रिपेयरर्स ओनर्स जो भी, या फिर एविएशन अथॉरिटी या एयरपोर्ट मतलब कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अब मसला इसमें क्या है अब्दुल्ला साहब, जो मुझे समझ में आ रहा है और हो सकता है कि मैं इसको सही तरह नहीं समझ रहा, कि अगर जब तक रिपोर्ट आती नहीं है तो अगर रिपोर्ट में फर्ज करें कि ये लिखा हुआ हो कि जी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाज नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटीज या ही वाज एब्सेंट इन हिज ड्यूटीज, या अगर पायलट की फॉल्ट या किसी की भी फॉल्ट है या किसी के ऊपर भी लाइबिलिटी आती है, तो इस पर साइन करने के लिए जो अपेरेंटली एक रिक्वायरमेंट बनी हुई है, उनको अपना कानूनी हक जो उनके जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस मिलनी है उसको हासिल करने के लिए, तो डू दे नॉट वेव अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट ऑल राइट्स टू फर्दर लीगल एक्शन? अच्छा, थैंक यू टच्ड अपॉन दिस टॉपिक बिकॉज ये एक बड़ा सोर पॉइंट है बिटवीन अस एंड देम। इसके पर बात ये है कि देखें, पीआईए की हमेशा से एक स्टेटेड पोजीशन थी कि आरडीए साइन करना इस इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, इंश्योरेंस चूंकि अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये है, और इस कॉम्प्लिकेशन के अंदर जो है ना सारी डिस्कशन नॉर्मली लॉस्ट हो जाती है, और लास्ट जब गवर्नर हाउस के अंदर भी बात हो रही थी इस तरह ही होती। इसके अंदर कोई एक इंश्योरेंस कंपनी हो, यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एनआईसीएल कंपनी, आप उससे जाके बात करें, उससे कहें कि जी ठीक है ये फर्स्ट ईयर लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं, आप जो है बाकियों को इंडेमनीफाई ना करें और आप जो है इसके पर इनका राइट पे कर दें और आगे चलें। अच्छा, इसके अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी है पाकिस्तान जिसका 2.5-3% स्टेक है, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ। इसके बाद उनके रीअश्योरर हैं जो कि एक बड़ी कंपनी है जिसका कोई $1 बिलियन से ऊपर स्टेक है। अच्छा, रीअश्योरर जो होता है वो चूंकि एविएशन की एक बड़ी कंपनियों में से एक है और वो ये काम करता है, तो वो जब कहता है कि जब हमने एज अ कॉम्पनसेशन पेमेंट पे कर दी है, और एज अ कॉम्पनसेशन पेमेंट पे करने का मतलब ये है कि जी जो इंश्योरेंस की अमाउंट बनती थी जो कि लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से थी वो हमने पे कर दी है, जब भी इंश्योरेंस अमाउंट पे होगी ये आपको सर्टिफिकेट साइन करके देना पड़ेगा, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, हमने लास्ट टाइम भी इनको ये बात बोली थी कि देखें जी, वी एस पी आई ए वुड लाइक कि जितनी ज्यादा अमाउंट आप विक्टिम्स को दे सकें आप बिल्कुल दें, बिकॉज वी पे अ वेरी हेफ्टी प्रीमियम ऑन दैट। मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूं कि एयर क्रैश के टाइम के पर हम $17 मिलियन पे करते थे साल का, जो कि शायद अब 30 मिलियन से ऊपर हो गया, क्योंकि ओवरऑल आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो अब्दुल्ला साहब का कलाम के लिए माजरत, हम एक छोटा सा वक्त है, जस्ट होल्ड दैट थॉट, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम इट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं पीआईए के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब से। खान साहब, तो आपका कहना है कि ये जो शिक्के हैं कि हम पीआईए को बरी करते हैं और हम एएसएफ सीएए सबको बरी करते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से आई हैं, ये मतलब आपकी तरफ से या इन जो जिन इदारों का नाम लिया गया है जिनको बरी किया गया है उनकी तरफ से नहीं है? ये बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग इट फॉर मी एज वेल। ऐसा ही है, ये रिक्वायरमेंट इंश्योरेंस कंपनी की। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट उसके ऊपर ये दे दूं कि लास्ट टाइम जो इसके ऊपर जो गवर्नर हाउस के अंदर डिस्कशन हुई और उसके बाद हम उसी को आगे लेके जाएंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू गो बैक एंड फोर्थ ऑन दैट। उसमें ये डिस्कशन हुई कि देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से दिस इज नॉट फर्स्ट ईयर लाइबिलिटी। इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि मैं आपको फाइनल ईयर टोटल लाइबिलिटी मेरी इतनी बनती है और मैं उस हिसाब से आपको पेमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिस्कशन ये आती है कि ठीक है जी, आप बाकियों को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे जब आपकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना टेक्निकली कोर्ट्स का काम है। तो इसका मतलब ये है कि वो आप अदालत में लेके जाएंगे, अदालत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करवाएगी। इट विल बी अ लॉन्ग लीगल बैटल। हमारी सबको रिक्वेस्ट ये, जो कि इवेंचुअली गवर्नर साहब ने भी आगे से यही बात बोली कि विक्टिम्स की तमाम फैमिली के अंदर उन्होंने बोला कि देखें, कुछ लोगों को पैसों की जरूरत है, बराही मेहरबानी लोगों को पैसे लेने ना रोकें, पैसे उनको लेने दें। आरडीए का मसला जो भी होगा गवर्नर साहब हल करा देंगे। अभी उन्होंने साथ ये भी बात बोली कि जिन लोगों ने ऑलरेडी आरडीए साइन करके दे दिया है, अगर बाकियों के लिए रिमूव होगा तो उनके लिए भी रिमूव होगा। ठीक है, यही हमारी इस टाइम। ठीक है अब्दुल्ला साहब, जी अब्दुल्ला साहब मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई कर दें, उनको जो लाइबिलिटी मिलेगी या जो कंपनसेशन मिलेगी,
क्या वो 5 मिलियन होगी या जैसे वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया था 1 करोड़ होगी? ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए दोनों पैसे जो है ना, देखें एक चीज यहाँ पे और अच्छी आपने बात की, मैं क्लैरिफाई कर दूं। जो कैरिज बाय एयर एक्ट है उसके अंदर बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि जी इंटरनेशनल ट्रैवल क्या है, डोमेस्टिक ट्रैवल क्या है। दिस पर्टेन प्योरली इन डोमेस्टिक ट्रैवल। ठीक है। पहले एक डिस्कशन होती थी कि जी एसडीआर के हिसाब से जो 1 लाख बनते हैं उस हिसाब से पे करें, तो इट हैज बीन नाउ क्लैरिफाइड कि द टोटल लायबिलिटी इज 5 मिलियन। अच्छा, 5 मिलियन को बढ़ा के जब 10 मिलियन किया तो ये 10 मिलियन भी इंश्योरेंस कंपनी ने देनी है। 5 भी उन्होंने देनी थी, 10 भी उन्होंने देनी है। इवेंचुअली जो टोटल लायबिलिटी बनती है वो 11 मिलियन बनती है। 10 लाख रुपए इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन, 1 मिलियन जो कि पहले से सबको पे कर दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ बैरियल चार्जेस। तो टोटल लायबिलिटी व्हिच नाउ स्टैंड्स इज एट 11 मिलियन पर पैक्स। ओके अच्छा, अब अब्दुल्ला साहब ज़ाहिर है कि और भी बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, वक्त कम ही होता है। क्योंकि मई में इस हादसे की बरसी आएगी और क्योंकि इट इज़ क्लियर कि देयर इज़ जैसे आपने खुद कहा एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डिफिसिट है, और इनफैक्ट ये एक बहुत छोटा लफ्ज़ है इसके लिए, ट्रस्ट डिफिसिट। तो अगर आप राज़ी हैं और अगर विक्टिम्स की फैमिली राज़ी हैं तो वी वुड लाइक टू होस्ट यू, ताकि अगर आप आमने सामने बैठकर एक दफ़ा पब्लिक आई में ये बात हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत लोगों के लिए चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी एंड इंशाल्लाह दिस विल बी अ वे फॉरवर्ड फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जी। और नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।